सभी साथियों को नमस्कार और लाइव को एक बार माफ़ी चाहूँगा सभी साथियों से। अभी एक्चुअली नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लाइव आने में असमर्थ था और उस पर चैनल पे हो नहीं पा रहा है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, अभी सभी लोग जुड़ते हैं, फिर हम लोग चालू करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार। जी नमस्कार राजेंद्र जी, राम पूजन भाई नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। एक बार शेयर कर दीजिए। होने वाली कल परसों की सुनवाई और उससे पहले की तैयारी के लिए लाइव आया हूं। जी विकास वर्मा जी नमस्कार। चलिए शुरू करता हूं। जो भी साथी आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। जय भीम भाई हरिराज जी। शुरू करते हैं। सभी साथियों को सबसे पहले नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने वेट किया मेरे टाइम का। दरअसल यूट्यूब चैनल कई लोगों ने मुझे शिकायत रहती है, मैसेज करते हैं मुझे कि भैया हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने अभी बनाया था। हालांकि उस पर आ नहीं पाया, पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है उसमें, तो इसलिए इस पर जुड़ना पड़ा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने केस की। इसको शेयर करते रहें और केस की हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी आज की डेट में हमारा जो केस चल रहा है वो आप सभी लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है। उसमें जो 6 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, ईश्वर ने चाहा तो अंतिम सुनवाई होगी सिंगल बेंच में और यहाँ से हमारा ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी छुट्टियों से पहले ऑर्डर डिलीवर हो। और वो ज़रूरी भी हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पिछले 2-2.5 साल से झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को, मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं, क्योंकि इस सब चीज़ों से हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, आप लोग भी परेशान हो चुके हैं। केस अभी आपका सही डायरेक्शन में आ गया है, सभी लोग देख रहे हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है वो आप सभी किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, आप सभी लोग खुद देख रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि जो जनरल की बहस हो रही है, जनरल की बहस को देखकर बहुत सारे लोग साथी परेशान हैं कि भैया ये हो सकता है क्या, इसमें ये हो सकता है। दरअसल जनरल के जो वकील हैं उनमें मैं आपको मुख्यतः बताऊं, आशित चतुर्वेदी जी जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा बहस की है, HS परियार जी की बहस होना बाकी है और प्रशांत चंद्रा साहब आए थे, उनका विरोध कर दिया गया, जिन्होंने आगे बहस नहीं कर पाई। उसके अलावा एक और कोई अभिषेक करके थे उस दिन, जिनकी बहस हुई थी, हालांकि वो कुछ नहीं बोल पाए। और ये सभी इनके मुख्यतः वकील हैं जो जनरल अभ्यर्थियों की तरफ से आ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आशीष चतुर्वेदी जी कोर्ट में जो बहस करते हैं वो एक पॉइंट टू पॉइंट बहस नहीं कर पाते हैं। वो जहाँ तक मैंने जो ऑब्जर्व किया, बाकी जो लोग कोर्ट में रहते हैं उन लोगों ने भी ऐसा ही ऑब्जर्व किया, क्योंकि सभी लोगों का ये मानना है। वो क्या करते हैं, एक कॉपी उनके हाथ में होती है, जो भी उनका कंटेंशन है या फिर जो भी उन्होंने पिटीशन फाइल किया है या कोई जो भी काउंटर है, उनका एक कॉपी उनके, वो कोर्ट का नियम भी होता है, एक कॉपी उनके हाथ में रहेगी, एक जज साहब के हाथ में रहेगी, एक रहती है रेस्पोंडेंट के हाथ में, जो सरकार है और हम लोग हैं। तो एक एक कॉपी सभी को सर्व की जाती है। फिर वो क्या करते हैं कि पेज को ओपन करते हैं और बोलेंगे माय लॉर्ड पेज नंबर ये, इसका पैरा नंबर ये, आप पढ़िए, उसको पढ़ के सुनाएंगे। फिर पेज नंबर ये, इसका पैरा नंबर ये, इसको पढ़ के सुनाएंगे। इस तरीके से वो पढ़ते जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला रेस्पॉन्ड कर रहा है उन सब चीज़ों पे या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर फॉर हिम। तो वो इस तरीके से बहस कर रहे होते हैं अपनी। इसी बहस में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन काफ़ी देर बहस की थी, 1 घंटे तक बहस की थी करीब करीब। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, मुख्यतः जो मोहिनी तिवारी में जितने भी ऑर्डर लगाए गए हैं उन सभी के काट जो भी हो सकते हैं, उनका जो भी रिप्लाई हो सकता है, वो हम लोगों ने कोर्ट में फाइल कर दिया है, आपकी आयोग टीम के द्वारा कोर्ट में पहुंचा दिया गया है। उसके बाद उस दिन 2-3 ऑर्डर नए लेके आए हैं वो लोग। उसमें से 1-2 ऑर्डर हमारे केस से रिलीवेंट ही नहीं है, मैच ही नहीं करते हैं। और 1-2 केस हैं जिनकी बात की गई थी उस दिन, प्रदीप कुमार NCT का ऑर्डर है, वो भी हमसे रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो
अभ्यर्थी जो था वो अदर स्टेट का ओबीसी था और दिल्ली में ओबीसी का रिजर्वेशन की मांग कर रहा था, इसलिए उसको नहीं मिल पाया। ठीक है, क्योंकि उसने ओबीसी कोटे से सीटेट को क्वालिफाई किया था और वो बोल रहा था कि मुझे जनरल में फाइट करा जाना चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के लिए वो मान्य है कि पास किया है। जब दिल्ली में जाता है तो वो जनरल का अभ्यर्थी बन जाता है और जनरल में पास करने के लिए, जनरल में फाइट करने के लिए उसको जनरल पे सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसलिए वो हमारे लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद 2-3 ऑर्डर की और बात की गई है जो इनकी रिलेवेंसी नहीं है हमारे केस से, क्योंकि ये जो भर्ती हो रही है, सबसे अहम बात इसमें ये होती है कि अगर आपको 1994 से प्रॉब्लम है कोई भी, तो 1994 सिर्फ इस भर्ती में लागू नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां होती हैं, सभी भर्तियां 1994 एक्ट के तहत ही होती हैं। दूसरी बात यह है, जिस दिन यह शासनादेश आया था इस भर्ती का, जियो जब आया था, जिस टाइम पे फॉर्म भरा गया था, उस टाइम पे उसमें 24 और 26 पैरा में ये बात बोली गई थी, जियो में है या जो मार्गदर्शी सिद्धांत जो आते हैं उसमें है, उसमें उनमें ये बात एकदम क्लियर कट बोली गई थी कि इसमें 1994 के रूल लागू होंगे। और 1994 का रूल ये कहता है कि अगर किसी भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने किसी तरह की कोई भी छूट ली है, छूट लेने के बाद अगर वो अपने मार्क्स के हिसाब से या फिर अपनी कट ऑफ के हिसाब से जनरल में क्वालिफाई कर रहा है, जनरल में फाइट कर रहा है, वो फाइनल मेरिट में जनरल में फाइट कर रहा है, तो वह जनरल में ही काउंट किया जाएगा, ना कि किसी रिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये 1994 का रूल कहता है और यह भर्ती उन्हीं रूल के हिसाब से हो रही है। अगर किसी को इन रूल से प्रॉब्लम थी तो एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, उस टाइम पे रूल सबके सामने थे, उस टाइम पे चैलेंज किया जाना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद या भर्ती हो जाने के बाद आपको कोई राइट नहीं बनता है कि आप उसको चैलेंज करो। तो सबसे पहले जो जनरल की पिटीशन है उनका भी लोकस ही डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से हम उनके लोकस पे बहस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप लोग यहां पे केस करने के लायक ही नहीं हो। सर्वप्रथम पहली बात यह है। उसके बाद जनरल के जो ऑर्डर आते हैं, अगर वो लायक नहीं है, जज साहब इस बात को एग्री करते हैं एंड ऑफ द डे, तो वो पिटीशन वहीं से खारिज हो जाएंगी, जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, अगर वो पिटीशन को जज साहब एक्सेप्ट भी करते हैं और उन पर गहन अध्ययन भी किया जाता है, तो उसके बाद जो रिलेवेंसी है ऑर्डर्स की, जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उन ऑर्डर्स की रिलेवेंसी हमारे उत्तर प्रदेश के जो सर्विस रूल्स हैं 1981 के, उनसे मैच नहीं खाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो हमारे ऑर्डर से मैच नहीं करते हैं, वो रिलेवेंट नहीं है। चाहे आप गुजरात का लेके आ जाइए, चाहे केरल का लेके आ जाइए, चाहे कर्नाटका का लेके आ जाइए, भैया आप उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए आपने फॉर्म भरा था, आपको उत्तर प्रदेश की नियमावलियां क्या कहती हैं उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद जब जनरल के वकील बहस कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक बहस का मुद्दा बनाया था कि जो ATRE 2019 है, जिसके लिए फॉर्म भरा था, जिसको क्वालिफाई करके आप आगे भर्ती में प्रोसीड करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद, तो वो एक इसी भर्ती का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, उनका ये कहना था। उसमें उन्होंने रीजन दिखाया था कि इसका 60% मार्क्स जोड़ा जाता है, 60% वेटेज इसका मिलता है। तो इसमें हमारे वकील का, हमारे जो वकील साहब हैं संदीप दीक्षित साहब, उनका यही कहना था उस दिन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एट ऑल, क्योंकि जो नियमावली है, अमेंडमेंट रूल्स हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट रूल्स जो हुए हैं बेसिक के लिए, जिसके तहत आपकी भर्ती हो रही है, जिसमें ATRE सम्मिलित किया गया था, उसमें ATRE का कोई जिक्र नहीं है। उसमें 10th का 10%, 12th का 10%,
ग्रेजुएशन का 10%, बीएड बीटीसी का 10%, ये दिखाया गया है। उसके बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये दिखाया गया है, और उस स्क्रीनिंग टेस्ट का देन उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एटीआरई जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। सिंपल सी बात ये है। तो जब ये स्टैब्लिश किया गया, जब जनरल के वकील साहब जो बहस कर रहे थे, तो जज साहब ने तुरंत टोका कि इसको स्टेट तो मान नहीं रही है कि टीआरई पार्ट रिक्रूटमेंट का है। तो जज साहब ने जो भसीन साहब हैं सरकारी वकील, उनकी तरफ देखा और बोला कि आप इसको मान रहे हो। तो भसीन साहब ने इस पर रिप्लाई किया था, नहीं बिल्कुल जज साहब, हम इस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो आगे बहस को बढ़ाते हुए जनरल के वकील ने बोला था कि चलिए ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग नहीं मान रहे हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने ये बोला गया कि एज में रिलैक्सेशन, फीस में रिलैक्सेशन, आदि आदि जो शब्द बोला गया है, इस आदि में सब चीज को समायोजित नहीं कर सकते, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जज साहब ने संजय भसीन की तरफ फिर से देखा था, बोला था कि आपका क्या कहना है। तो संजय भसीन साहब का इस पर यह कहना था कि सर जब हमारा नंबर आएगा हम इस पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आदि को डिफाइन करने की वहां पे बात आई, तो आदि को डिफाइन करने के लिए आप सिर्फ इस भर्ती में डिफाइन नहीं करा सकते हो। सर्वप्रथम मैं आपको यह बता रहा हूं कहां कहां हम लोग उनको हरा रहे हैं। एक जगह नहीं हरा रहे हैं, कई जगह हरा रहे हैं। बाकी जो ऑर्डर आएगा वो सबके सामने होगा। ईश्वर ने अगर बहुत ही ज्यादा टेढ़ी निगाह रही तो अलग बात है, अदरवाइज जो हमारी प्रिपरेशन है, हमारी प्रिपरेशन के अनुसार सब कुछ आपके पक्ष में होगा, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बहस की गई। देखिए जो भी ऑर्डर लगाए गए हैं, हमने प्रिपरेशन कर लिया, पिछले 2-3 दिन से इसी में हम लोग लगे हुए हैं, और हमारी आज प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली गई है इस चीज पे। मिलते हैं 6 तारीख को, क्या होगा कोर्ट में क्या नहीं होगा वो सबके सामने रहेगा। ईश्वर ने चाहा तो उस दिन ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो बहस की गई है, जो हमारे साथी लोग हैं जो बेचारे 6800 में छूट गए हैं, अचयनित लोग हैं जो, उनकी तरफ अगर बहस की बात की जाए तो उनके जो सुदीप सेठ साहब हैं, उन्होंने जो बहस की थी, बहस उन्होंने काफ़ी अच्छी की थी, सार्थक बहस थी उनकी, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बहस की थी। लेकिन एंड में बहस करते हुए उन्होंने ये बोला था कि देखिए इन 6800 को अगर अंदर रखा जाता है और उन 6800 को आउट स्टेट किया जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में बहस उन्होंने हमारे फेवर में की थी। इस चीज को उन्होंने भी एडमिट किया था कि ये वैलिड हैं और इनको अंदर रखना चाहिए था और उनको बाहर रखना चाहिए। तो ये हमारी बहस का मुद्दा शुरू से चला आ रहा है। संदीप दीक्षित साहब शुरू से इसी चीज पे बहस कर रहे हैं। उसके बाद जो बुलबुल गोडियाल मैम आएंगी बहस करने के लिए, मुझे तो लगता नहीं उनको ज्यादा मुद्दा समझ में आया है कुछ भी अभी तक। 10 मिनट समय लिया हुआ है या 15 मिनट लिया शायद उन्होंने बोलने के लिए, तो मुझे लगता नहीं वो ज्यादा कुछ बोल पाएंगी। वो ज्यादा ये बहस करेंगी कि हमारा जो कट ऑफ, जो पहली बात तो यह है, मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो कट ऑफ बताई थी 67.11 67.11 जो कट ऑफ है उसको सरकार ने खुद गलत मान लिया है। 6800 की लिस्ट दे दी, इसका मतलब वो कट ऑफ गलत है। सरकार एक नई कट ऑफ जारी करने जा रही है। उस कट ऑफ के अनुसार जनरल के 6800 कैंडिडेट्स को बाहर होना चाहिए और इसको अंदर होना चाहिए। और यही बहस संदीप दीक्षित साहब ने की थी कि माय लॉर्ड वी आर नॉट एक्सीड ऑफ 69,000, वी आर द पार्ट ऑफ 69,000। ये संदीप साहब की बहस थी और इसी बात को हमारे अचयनित भाइयों के जो वकील हैं इस बात को सहमत भी कर रहे हैं वो लोग। अब उनका जो कोर्ट में कहना है, उनका ये कहना है कि माय लॉर्ड गवर्नमेंट की जो लास्ट कट ऑफ थी उसके अनुसार हमें 18,000 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन सभी पिटीशन को प्रोसीड करते हुए गवर्नमेंट ने इस लिस्ट को दिया है, तो वो सारी की सारी पिटीशन जितनी भी थी वो सारी की सारी सक्सीड हो चुकी हैं। अब वो इनफेक्चुअस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हाँ देखिए फर्स्ट कैटेगरी है जो 13,156 की है, जिसकी जो मैंने अभी आपको बात बताई। सेकंड कैटेगरी है वो रॉबिन सिंह की, श्वेता चौहान और मोहिनी तिवारी की, जनरल कैंडिडेट की है, इसकी मैंने आपको बहस बताई। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी रखी गई है वो भारती पटेल की रखी गई है। भारती पटेल का ये कहना है उसमें कुछ अचयनित लोग हैं और जो मतलब एग्जाम पास नहीं कर पाए,
और कुछ लोग 68,500 के हैं, और कुछ लोग जो फ्यूचर वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, अगली आने वाली भर्तियों का वेट कर रहे हैं, उन भर्तियों का है। तो जो 68,500 की भर्ती थी, वो आलोक कुमार सिंह की जो एक पिटीशन थी, उसमें गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया 68,500 का इसमें कोई पद नहीं लिया गया है, वो उसका लोकस खत्म हो गया। उसके बाद जो लोकस लिया गया, किसी जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था एग्जाम, उसका लोकस लिया गया, उसका भी लोकस खत्म हो गया क्योंकि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद जो तीसरा लोकस उनका बचता है, वो एक ऐसे कैंडिडेट का बचता है जो फ्यूचर वैकेंसीज का वेट कर रहा है। उसका ये कहना है कि माय लॉर्ड, जो 6800 पद दिए जा रहे हैं, क्योंकि 69,000 पहले से फिल हो चुकी है, गवर्नमेंट ऐसा अपना काउंटर में बोल चुकी है, तो ये अगली भर्तियों में से पद दिए जा रहे हैं, इसलिए जो आने वाली भर्तियां हैं वो कम आएंगी, इसलिए मेरा फ्यूचर इससे प्रभावित होता है। गवर्नमेंट सरकार, जो जज साहब है, उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि अगर आप फ्यूचर वैकेंसी से ये पद दे रहे हैं तो ऑब्वियसली संख्या कम हो जाएगी, और उस बच्चे का जो भी वेट कर रहा है अगली भर्ती का, उसका प्रभावित हो रहा है फ्यूचर इसमें। तो इस पे हमारा ये कहना था कि सरकार, जज साहब, हम लोग जो 6800 हैं वो हम लोग फ्यूचर वैकेंसी से भर्ती नहीं ले रहे हैं, हम लोग 69,000 का पार्ट हैं। अगर रिजर्वेशन को सही से फॉलो किया गया होता तो हम 6800 पहली लिस्ट का हिस्सा होते, इसलिए हम लोग बाहर के नहीं हैं। जो लोग हमारी वजह से इसमें अंदर लगे हुए हैं वो बाहर के लोग हैं, उन पर एक्शन लीजिए। उनका भी लोकस यहाँ पे डिस्टिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी आती है, वो आती है पीएच भाइयों की। पीएच की जितनी 5 पिटीशन गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई गई हैं, वो सारी की सारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी हैं, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। उसमें गवर्नमेंट ने काउंटर लगाया था कि हम पीएच का रिजर्वेशन पूरा कंप्लीट थर्ड काउंसलिंग में कर चुके हैं। सीटें इनकी कम पड़ रही थी, वो हमने कंप्लीट दे दी हैं, वो सारी की सारी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया जा चुका है, उस पर कोई बहस नहीं होनी है। जो भी बहस होनी है इन 3 कैटेगरी पे होनी है। अब एक और कैटेगरी नई बनाई गई है, 5वीं कैटेगरी, जो राकेश चौधरी जी ने एक पिटीशन डाली है, जिसमें जो 6800 का फेवर करती है, जिसमें यह बोला गया है कि जिसका हालांकि कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मोहिनी तिवारी हारती है तो 6800 प्रोसीड होगी, अगर 1356 क्योंकि सक्सीड हो चुकी है तो 6800 प्रोसीड होगी उसमें। तीसरी जो कैटेगरी है भारती पटेल की, अगर वो हारती है तो 6800 प्रोसीड हो चुकी, तीनों जगह से 6800 प्रोसीड होगी, इसलिए 6800 की कोई नई पिटीशन की आवश्यकता नहीं थी। 6800 की पिटीशन की तब आवश्यकता थी जब हम लोग कौन थे वो जज साहब, पहले वाले जज साहब थे, उनकी बेंच में हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज की डेट में कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि केस अब फाइनल मोड पे है। ठीक है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फाइनल डेट के लिए अपनी प्रिपरेशन की है, वो अपनी तरफ से 100% हम लोग दिया है उसमें। और आज भी हमारी शाम को भी वकील साहब से मीटिंग है, और जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी मजबूती से हम लोग कर सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। आप सबको कुछ भी छुपानी है, कुछ ऑर्डर्स या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, वो आपको ऑर्डर में दिखेंगी, क्योंकि वो जितनी ज़रूरत है बताने की वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हमारी क्या हिडन उसके पीछे स्ट्रेटजी है, क्या है, वो सब आपको सामने दिखेगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे पास जनरल के कुछ 3-4 ऑर्डर आए जो डायरेक्ट कोर्ट में आए और उससे पहले हमें नहीं मिले थे। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारी भी हैं, जिसपे कुछ ऑर्डर्स हमारे पास ये हैं जिसमें टेट को एकदम क्लियर कट बोला गया है कि टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और गवर्नमेंट इस चीज को एडमिट कर रही है कि टेट एंड एटीआरई दोनों के दोनों क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इनको क्वालिफाई करने के बाद किसी की भी ये गारंटी नहीं है अभ्यर्थी की कि वो जॉब नियुक्ति का हकदार है। उसके बाद एक मेरिट बनती है, मेरिट के बेसिस पे अगर कोई मेरिट में आता है तो उसका हकदार होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसलिए ये दोनों के दोनों एग्जामिनेशन जो है, वो दोनों के दोनों एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, मिनिमम अर्हता वाली एग्जामिनेशन है। इनको बिना क्वालिफाई करे कोई भी अभ्यर्थी आगे भर्ती में प्रोसीड नहीं हो सकता है, ये गवर्नमेंट ने खुद बोला हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, जो एजुकेशनल जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होते हैं उनका जो रिजर्वेशन होता है वो आर्टिकल 15 के अंदर दिया जाता है, और जो रिक्रूटमेंट के जो नौकरी वाले रिजर्वेशन होते हैं वो आर्टिकल 16 के अंदर दिए जाते हैं। तो जो भी एटीआर या टेट है, ये सारे के सारे आर्टिकल 15 के अंदर आते हैं।
और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है जो मई 2020 से चालू हुआ, वो रिक्रूटमेंट के अंदर आता है और वो रिक्रूटमेंट मई 2020 से चालू होती है। लेकिन उससे पहले 2018 में इसका विज्ञापन आ गया था कि एटीआरईए कराया जाएगा, इसलिए ईडब्ल्यूएस का भी लोकस खत्म हो जाता है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इतनी सी बच जाती है और इस चीज को गवर्नमेंट भी एडमिट करती है कि सारे के सारे जितने भी एग्जामिनेशन हैं ये जो हमने रखे हैं, बिकॉज ये एक एटीआर है, दैट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमने एग्जामिनेशन इसलिए रखा था कि हमारे पास अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा थी। उस अभ्यर्थियों की संख्या को मिनिमाइज करने के लिए हमने एक एग्जामिनेशन रखा जिससे कि कम से कम अभ्यर्थी हमारे पास तक पहुंचे, भर्ती में प्रोसीड करें। इसलिए एक एग्जामिनेशन रखा गया, दैट इज सिंपली स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नियमावली उत्तर प्रदेश की 1918 की जितनी भी हैं, अमेंडमेंट रूल्स जितने भी हैं, अपडेटेड अमेंडमेंट रूल्स, सारे के सारे इसी बात को दोहराते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इस केस की बात, जो अभी हम लोग अब 6 तारीख को जो ईश्वर ने चाहा, क्योंकि जो अब बहस बची हुई है बुलबुल गोड़ियाल मैम की बची हुई है, उसके बाद जो जनरल के वकील हैं, हो सकता है कि जनरल के वकील पहले बोले एचएस परिहार जी हैं। एचएस परिहार, बुलबुल गोड़ियाल, 10-10 मिनट का समय इनको दिया जाएगा। 20 मिनट का समय हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट को समय दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट 15 मिनट लेती है, 20 मिनट लेती है। उसके बाद संदीप दीक्षित साहब को समय दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कमेंट उनके जारी रहेंगे, अपोज करने के लिए सारी कमेंट जारी रहेंगे। जो चंद्रा साहब आए थे, चंद्रा साहब चूंकि लोहा सिंह पटेल में पहले से अपीयर हो चुके हैं, इसलिए वो इस केस में बोलने के हकदार नहीं है। अगर बोलें तो हमारी तरफ से बोलें, जो 13-156 वाले कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से बोलें, इस चीज के वो हकदार हैं, अदरवाइज किसी की तरफ से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्शन हमारे वकील साहब जो हैं ओमकार सिंह, उनके द्वारा कोर्ट में किया गया और कोर्ट ने, जज साहब ने इस चीज को एडमिट किया कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, चंद्रा साहब आपको हक नहीं है इधर से दूसरे पक्ष से बोलने का। जैसे ही जज साहब ने ये बोला तो चंद्रा साहब तिलमिला के कोर्ट से बाहर चले गए थे। तो हमारी प्रिपरेशन कैसी है वो आप सभी लोग देख ही रहे हैं, सभी लोगों के सब चीज सामने है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी आप लोग सभी लोग विद्यालय में भी होंगे। यही सब समय से ज्यादा किसी को भी बोलने ना दिया जाए या ऑब्जेक्शन किया जाए। देखिए विपिन मौर्य जी, ऐसा होता है जब सुनवाई हो रही होती है, फाइनल मोड पे जब चल रही होती है बहस, तो आप किसी भी वकील को बोलने से, टाइम ज्यादा लेने से ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर उसको नहीं बोलने दिया जाएगा, या तो जज साहब ये बोले कि आप रिटन सबमिशन दे दीजिए जो भी देना चाह रहे हो, अदरवाइज उसको नहीं टोका जा सकता, क्योंकि अगर उसको रोका जाएगा तो वो अगली बेंच में जाके खड़ा होगा और इस बात को बोलेगा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसलिए यहां पर मौका सभी को देना पड़ता है, ये जज साहब की मजबूरी है। तो इसलिए मौका तो देना पड़ेगा सभी को बोलने का, लेकिन इससे आप किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जज साहब ने जो 3 बजे का टाइम लगाया था वो सभी वकीलों से पूछकर लगाया था कि आपको कितना टाइम चाहिए, आपको कितना टाइम चाहिए। जिन जिन वकीलों को टाइम चाहिए था वो सारा टाइम कैलकुलेट करके उन्होंने देखा कि 1 घंटे में केस खत्म हो जाएगा, इसलिए केस को 3 बजे लगाया गया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो केस को 2:15 बजे से फिर से लगा दिया जाता। तो इसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई टाइम लेता है तो वो केस के साथ गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से इसके अलावा किसी को टाइम नहीं लेना चाहिए और ना ही इस चीज की कोई आवश्यकता है केस के अंदर, तो किसी को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब वकीलों की संख्या ज्यादा थी तो 2:15 से समय क्यों नहीं लिया गया, एक डेट लगेगी और लगेगी तो नहीं। देखिए वहां पे जज साहब ने, मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, जज साहब ने सभी से टाइम पूछा था, किस किस को कितना कितना टाइम दिया चाहिए, उसी हिसाब से जज साहब ने टाइम को लगाया है। तो वहां पे अगर कोई नया वकील जाता है तो इस चीज को वो रो गिड़गिड़ा नहीं सकता जज साहब के सामने कि मैं नहीं था, मैं टाइम नहीं ले पाया, क्योंकि वहां पे जूनियर सभी के मौजूद रहते हैं। वो 6 तारीख को देखा जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे वकील साहब का लगातार तीसरी दफा फोन आ चुका है, मैं 3 दफा काट चुका हूं उसको, और बहुत कोई अर्जेंट होगा इसीलिए कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं
इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। बाकी मैं सभी साथियों को मैं बता चुका हूँ। देखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास संदीप दीक्षित साहब को देने के लिए 45,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। सभी साथी उसको सहयोग कर दें, जिससे हम लोग सारा पेमेंट कर चुके हैं। अब बहुत बड़ा पेमेंट नहीं है। सभी जिला अध्यक्ष जितने भी हैं 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की जिम्मेदारी लें और ये इसको कर दें। ये सारी कोर्ट की अपडेट है। इसके अलावा शायद आप लोगों के सवाल हैं, लेकिन वकील साहब का 3 दफ़ा कॉल आ चुका है, इसलिए मुझे इसको लाइव को काटना पड़ेगा। तीसरी दफ़ा वो उनका कॉल काटा है मैंने। कोई बात रहेगी तो राहुल भाई या फिर मैं उनको लाइव वो शायद हो सकता आएंगे, अदरवाइज मैं दोबारा से लाइव आ जाऊंगा क्योंकि वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। बस पॉजिटिव रहें, ये फिर से मैं आपको बोलूंगा। अपने ऊपर भरोसा रखें, टीम के ऊपर भरोसा रखें, जीत आपकी होगी, 100% आपकी होगी। बस भरोसा ना टूटने दें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कोई साथी ना हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी साथी नेगेटिव ना हो। ईश्वर ने चाहा तो आप जीतने जा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला। अब तक ईश्वर ने साथ दिया तो आगे भी देगा, क्योंकि सच्चे लोगों का साथ प्रकृति अपने आप देती है। ये आपने देखा भी होगा, और ये इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बस सब लोग पॉजिटिव रहें, भरोसा रखें अपने ऊपर, उसके बाद टीम के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर भरोसा रखें। अगर मेहनत की जा रही है तो किसी गलत इरादे के साथ कोई मेहनत नहीं की गई है, वो आप सभी लोग देख रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो सही दिशा में सब कुछ सार्थक आपके सामने होगा। इसी के साथ सभी लोग मस्त रहें, और सभी साथियों से फिर से अपील करूंगा कि संदीप दीक्षित साहब का पेमेंट कर दें। सभी जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, 45,000 रुपए का ज्यादा अमाउंट नहीं है, आज प्लीज करा दें सभी लोग। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं 6 तारीख को। ठीक है, क्या आंसर की पर अतुल वर्मा जी लिख रहे हैं, क्या भाई 10 शब्द बोलो आंसर की पर। आंसर की पर क्या बुलवाना चाह रहे हैं? देखिए, आंसर की अभी सरकार अभी इस 6800 को देख रही है। 6800 से पहले आंसर की पर कुछ नहीं करने वाली, बस इतना ध्यान रखना। 6800 पहले कुछ नहीं करने वाली है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कट ऑफ अभी तक डिसाइडेड नहीं हो पा रही है। आंसर की वाले मैटर में जब तक कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक कट ऑफ डिसाइड होने का मैटर आएगा तब तक आपका मैटर खत्म हो जाएगा, इसलिए उस पर ज़्यादा सोचने की किसी को कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।